नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबली समस्या, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने की वजह से, टेक्निकल समस्या आने की वजह से टीवी इंडस्ट्री से लेकर स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हवाई जहाज की जो उड़ानें हैं वो रद्द हो गई। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। कई देशों के अंदर लगातार माइक्रोसॉफ्ट को लेकर जिस तरह से मुश्किल आई है, उसमें कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। यानी बता दें कि भारत के अंदर भी समस्या है, सामने देखने को मिल रही है। जिस तरह से सारे सॉफ्टवेयर भी खराब है, उसके कारण कई टीवी चैनल भी बंद है, यानी कि इंटरनेट तक की सुविधाएं जो खराब हो चुकी है। लेकिन कई देशों के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, आखिरकार जो माइक्रोसॉफ्ट है वो किस कारण खराब हुआ है। देखना भी होगा कि आखिरकार वो माइक्रोसॉफ्ट कब तक ठीक होता है। ऐसे में कई उड़ानें जो रद्द की गई हैं, इंटरनेशनल उड़ानें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में और यहाँ तक कि लंदन के अंदर भी ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब देखना है कि आखिरकार जो कि समस्या भारत के अंदर भी ऐसी है, कई इंडिगो भी रद्द कर दी गई, कई जो कंपनियां हैं उन लोगों ने भी ये समस्या सामने आई है। लेकिन देखना है कि आखिरकार किस कारण और क्यों हुआ है। अब सारे विज्ञानी इस पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन कब तक होगा ये अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। सवाल है कि इंटरनेट के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम उसी के माध्यम से चलता है। लेकिन कई ऐसी समस्या सामने आ जाती है, जिससे कि यात्रियों को भी समस्या सब खड़ी है कि आखिर वो जिनको विदेश जाना है उनकी जो फ्लाइट है वो रद्द हो गई है कि वो जाएंगे या नहीं, क्योंकि नौकरी का समस्या हो जाए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन उसको लेकर अब शासन जिस तरह से जो देश है, जो वैज्ञानिक है, पूरी तरह से रिसर्च में है, तो कब तक हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से अजय चौहान। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा सांसद वो महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। लेकिन क्यों, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ बेग। लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत आज समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक सांसद महाराष्ट्र पहुंचे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे समाजवादी पार्टी का जोश भी काफ़ी आई है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी भी उतारेगी, जिसके लिए कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। आज समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक सांसद महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने सांसदों का स्वागत किया। यहां पर सपा के सांसद अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में वोटिंग करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। और साथ ही साथ सपा सांसद मणि भवन जाएंगे, जहां पर गांधी जी रुके थे। वहीं सपा सांसद सिद्धि विनायक मंदिर समेत ऐसे धार्मिक और प्रतीक स्थलों पर जाएंगे, जिससे आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उनको फायदा मिल सके। फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र के लिए समाजवादी पार्टी इस चुनाव में नई नवेली होगी, ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां भी होंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर यहां पर 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि छत्रपति साहू जी नगर और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों के साथ बापू जहाँ रुके थे वहाँ भी पहुंचकर अपना एक अलग संदेश दिया। ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या अपने पैर जमा पाएगी या फिर सिर्फ कोरा सपना ही रहकर रह जाएगा। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है समीक्षा बैठक, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड कांग्रेस में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन बची हुई तीनों लोकसभा सीटों की समीक्षा होगी। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हल्द्वानी लोकसभा सीट तीनों की समीक्षा बैठक यहाँ पर होगी। कल 2 बजे अनुसांगिक जो संगठन है उनके अध्यक्षों पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद 2 बजे इन सभी समीक्षा बैठकों का समापन होगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो कमियां चुनाव में देखने को मिली है, जो लोकसभा चुनाव में कमियां नहीं है, संगठन की जो कमियां है, जिन पर पदाधिकारियों ने अपनी बात पर्यवेक्षक केवल पुनिया के सामने रखी, उस पर एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बनाने का काम किया जाएगा। उन कमियों को दूर किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले दिनों में इन समीक्षा बैठकों का लाभ उन्हें मिलेगा। निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, वो उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये समीक्षा बैठकों के माध्यम से हर उस चीज को जानने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है जो संगठन में कम है या जिसकी जरूरत है संगठन को, ताकि मजबूत हो सके। तो कह सकते हैं कि समीक्षा बैठक जारी है और इसका निष्कर्ष भी जल्द ही निकल जाएगा, जो कांग्रेस के लिए अमृत के समान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी करते हैं और इस आदेश के जारी होते ही विपक्ष उन पर हमलावर हो जाता है। तो क्या है वो आदेश, बता रहे हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जिस रूट से कांवड़ की यात्रा गुजरेगी उस पर जो दुकानदार हैं उनको एक नेम प्लेट लगाना होगा। नेम प्लेट के माध्यम से जो कांवड़ के यात्री होंगे उनको पता चलेगा कि ये दुकानदार किस समुदाय के लोग हैं। उसके बाद लगातार इस खबर को लेकर के और इस आदेश को लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी इस पर तीखा प्रहार किया है। वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर जो है आपत्तिजनक जो है सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर जो है सवाल उठाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये नीति है ये गलत नीति है। हम हर धर्म का जो है सम्मान करते हैं और जो कांवड़ के यात्री हैं उनका भी सम्मान हम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कांवड़ यात्री जिस रूट से गुजरेंगे उस रूट पे जो दुकानदार हैं उनके नेम प्लेट की बात की, तो कहीं ना कहीं इस जो है आदेश को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा का यह विषय बना हुआ। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी, लखनऊ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में मंदिर के नाम पर साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जा रहा है लगातार। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। हौसला बुलंद बदमाशों ने साइबर क्राइम का एक बड़ा वारदात वाराणसी में किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर फर्जी वेबसाइट बना करके श्रद्धालुओं को लगभग 10 लाख रुपए की ठगी की है। मामला तब सामने आया जब श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से संपर्क किया। मामले को संज्ञान में आने के बाद लगभग वाराणसी प्रशासन के पास जाकर के विश्वनाथ मंदिर न्यास ने गुहार लगाई है। ठगों को गिरफ्तार कर जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही। वही डीजीपी को पत्र लिख करके इस पूरे मामले को की छानबीन कर बड़ी कार्रवाई की बात की है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। तो वहीं लखनऊ में एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करने देखने को मिली है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आमन। राजधानी लखनऊ में लगातार विकास प्राधिकरण अपनी अवैध रूप से बनी इमारतों या अवैध रूप से हुई प्लाटिंगों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र गोसाईगंज में विकास प्राधिकरण की टीम ने एक नहीं, दो नहीं, तीन अवैध प्लाटिंगों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। बुलडोजर की कार्रवाई करके जो उनके मालिक हैं, जो लोग उन प्लाटिंग को कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, विकास प्राधिकरण के जोन 2 में ये प्लाटिंग चल रही थी, जिस प्लाटिंग पर अवैध रूप से प्लॉट काट के प्लॉट बेचने का काम किया जा रहा था। तो नौ नियुक्त जो एलडीए के डीसी हैं प्रथमेश कुमार, इनके निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है और एलडीए जोन 2 के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन लोग मौके पर पहुंचने के बाद जो अवैध रूप से 3 प्लाटिंगें चल रही थी, उन तीनों प्लाटिंगों पे कार्रवाई कर दी गई है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। तो वहीं मेरठ में जिला आपूर्ति अधिकारी पर संगीन आरोप लगे हैं और आरोप लगने के बाद क्या कुछ एक्शन हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख।
मेरठ में जिला आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर तारावती पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, मेरठ के थाना निशाड़ी के क्षेत्र में एक शारिक नाम से राशन एजेंसी चल रही है। शारिक ने आरोप लगाया कि तारावती उन पर 10,000 रुपए का दबाव बना रही है। उसने एक शिकायती पत्र मेरठ एसपी विजिलेंस इंदु वर्मा ऑफिस पर दिया, जहां उसने शिकायती पत्र में लिखा कि मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, 10,000 रुपए की रिश्वत का लगातार मुझ पर फोन किया जा रहा है। वहीं आज मेरठ एसपी विजिलेंस इंदु वर्मा ने छापा मारकर मेरठ इंस्पेक्टर तारावती को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। रिश्वतखोरी का मामला सामने आ रहा है, लेकिन इस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। अब देखना यह होगा इंस्पेक्टर तारावती पर क्या कार्रवाई देखी जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी की रिपोर्ट। अमरोहा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। क्या कुछ लापरवाही हुई है बिजली विभाग की तरफ से, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक लाइनमैन को करंट लग गया, जो बिजली पोल पर काफी समय तक लटका हुआ देखा गया है, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरा मामला अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौक चौराहे का है, जहां पर अमरोहा शहर में मंडी चौक चौराहे पर बिजली किल्लत से लोग काफी दिनों से काफी परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने इसकी शिकायत बिजली अधिकारियों से की। जिसके बाद उस समस्या का समाधान करने के लिए लाइनमैन बिजली पोल पर चढ़कर लाइन सही कर रहा था, तभी जो बिजली घर पर तैनात कर्मचारी थे उनकी लापरवाही के चलते वहां पर लाइन चालू कर दी गई, जिसके चलते उसको करंट लग गया और वह बिजली पोल पर काफी समय तक लटका रहा। जिसके बाद वहां पर पूरी तरह से हंगामा मच गया। इस आसपास के लोगों ने बामुश्किल सीढ़ी लगाकर लाइनमैन को बिजली पोल से उतारा है और उसको नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर बेहतर इलाज के लिए उसको नजदीक अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं जो लाइनमैन के कर्मचारी हैं, लाइनमैन के परिवार के लोग हैं, उन्होंने बिजली अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बिजली अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही उसके साथ हादसा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने थाने में तहरीर देकर भी इससे पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अब घायल लाइनमैन का जो है दिल्ली के किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसमें पुलिस ने भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वहीं कोरबा में 150 एकड़ जमीन को लेकर भारी विवाद हो गया। क्यों हुआ विवाद, बता रहे हमारे सहयोगी सुहेल किदवई। कोरबा जिले के खमरिया गांव में सुबह 5 बजे के लगभग एससीसीएल प्रबंधन की टीम, शासन प्रशासन की टीम और पुलिस विभाग की टीम गांव खमरिया पहुंची और चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। दरअसल ये दल यहां पर 150 एकड़ जमीन जो 40 साल पहले एससीसीएल प्रबंधन ने अधिग्रहण की थी, जब अखंड मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था, तब इसका अधिग्रहण किया गया था। इसके दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि अगर 20 साल के अंदर इस जमीन पर एससीसीएल प्रबंधन कब्जा नहीं करता तो ये जमीनें गांव वालों को, किसानों को वापस कर दी जाएंगी। दरअसल विवाद का यही कारण है। इसका पता चलते ही खमरिया गांव के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हो गए। स्थिति विस्फोटक देखकर और बल बुला लिया गया। दरअसल मामला 40 साल पुराना है। जैसे जैसे कोयले की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे कोयला खदानों का विस्तार हो रहा है और कोयला खदानों के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है और जमीन अधिग्रहण के साथ साथ विस्थापन भी किया जाना है। विस्थापन के साथ साथ बसाहट भी चाहिए और बसाहट के लिए जमीन की आवश्यकता है। यही कारण है कि 40 साल पुरानी अपनी जमीन को खाली कराने एससीसीएल प्रबंधन आया तो गांव में बवाल मच गया। आखिरकार प्रबंधन ने 5 बुलडोजर के साथ 150 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही यहाँ पर इतनी विस्फोटक स्थिति हो गई कि अभी भी पुलिस बल तैनात है। अब देखना होगा कि गांव वालों का विरोध कहां तक समस्या का निदान कर पाता है या प्रशासन कोई और हल निकाल पाती है। ये तो आने वाला समय ही बता सकेगा। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल किदवई। वहीं लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क में बरसात का पानी कहर बनकर टूट चुका है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रामजी से। लखीमपुर खीरी इन दिनों दुधवा प्रशासन की तरफ से एक वीडियो को जारी किया गया है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो दुधवा नेशनल पार्क में भारी तादाद में जो बनबसा से जो नेपाल का बनबसा है, वहाँ से जो भारी तादाद में जो पहाड़ों पे हो रही बारिश के दौरान बारिश का पानी जो है दुधवा नेशनल पार्क में भर गया है। चारों तरफ
भयानक स्थिति है और कहीं ना कहीं जानवरों की सुरक्षा को लेकर जो वहाँ की टीम है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, बाकायदा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकायदा पेट्रोलिंग में देखा जा सकता है कि जो हाथियों पे बैठ के जो सचल दल है जो बाकायदा जानवरों की सुरक्षा को लेकर देखा जा रहा है और सुरक्षा को लेकर चारों तरफ कम्बिंग कर रहा है। वहीं आपको बता दें जो सोहेली नदी है, दुधवा नेशनल पार्क से लगी हुई नदी है, सोहेली नदी ने भी एक तरीके से कटान किया है। भारी तादाद में जो काफ़ी जलमग्न जो क्षेत्र है, काफ़ी जलमग्न है। तो कहीं ना कहीं आप देखा जा सकता है जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो टीम है, प्रशासन की टीम है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत को देखते हुए हाथियों पर बैठ के कम्बिंग कर रही है। इस मौसम में एक शिकारियों का भी एक बड़ा खतरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं वन जीवों को लेकर शिकारी भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाते हैं। इसको देखते हुए दुधवा प्रशासन अलर्ट मोड पर है, बाकायदा हाथियों पर बैठ के कम्बिंग कर रहे हैं और बाकायदा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आसिफ बेग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस सूचना पर हरकत में आई यूपी पुलिस और एसटीएफ ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि यह शख्स फेमस होने के लिए ऐसी धमकी दिया था। बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया एक्स के जरिए अनिरुद्ध पांडे नाम के यूजर ने धमकी दिया था। अनिरुद्ध पांडे ने लिखा है कि 5 दिन के भीतर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देगा। इस खुलासे के बाद यूपी एसटीएफ सक्रिय हो गई और यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन कर धमकी देने वाले शख्स अनिरुद्ध पांडे को गिरफ्तार कर लिया। अनिरुद्ध पांडे LLB सेकेंड ईयर का छात्र है। पुलिस पूछताछ में अनिरुद्ध पांडे ने बताया कि वह फेमस होने के लिए इस तरह की धमकी दिया है। फिलहाल आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी कर दी गई है। अनिरुद्ध पांडे प्रयागराज का ही रहने वाला है। फिलहाल जिस तरह से अनिरुद्ध पांडे ने यूपी सीएम को बम से उड़ा देने की धमकी दे डाली, इससे कहीं न कहीं सनसनी भी फैल गई थी। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हमारे सहयोगी आमान। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज लखनऊ के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर तमाम सवालों से बाण चलाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कही जाए या महिलाओं की बात कही जाए या दलित पिछड़े और मुस्लिमों की बात की जाए, सभी को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। वहीं भीम आर्मी चीफ का साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े अगड़े और मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। वहीं दलितों की बात की जाए तो दलितों को लेकर भीम आर्मी चीफ ने साफ तौर से कहा है कि दलितों का शोषण किया जा रहा है, दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भीम आर्मी चीफ ने बताया है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इन बेलगाम अधिकारी के ऊपर लगाम लगाई जाए। तो वहीं लगाम की बात कहते हुए भीम आर्मी चीफ ने आखिर में अपनी बात ये भी रखी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।